नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का यानी पीएसई, किसकी लोकप्रियता में उछाल, किसकी लोकप्रियता में गिरावट। तो आज हम पीएसई में आंकड़ों के नजरिए से जब बात करेंगे तो बात उस मुद्दे पर जो इससे देश इस वक्त गर्म है, और वो मुद्दा है भ्रष्टाचार या साजिश। क्या सरकार साजिश रच रही है चुनावों के ऐन पहले तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ, या फिर वाकई भ्रष्टाचार के मामले ऐसे हैं जिनमें विपक्षी पार्टियां खुद ही गिर रही हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भ्रष्टाचार के लेंस से हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी कहां पर नजर आती है। क्या ये मुद्दे आम आदमी को दरअसल प्रभावित भी करते हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उसका मतलब क्या है? क्या विपक्षी दलों को इसी बहाने जेल में डाला जा रहा है या फिर नहीं खाने दिया जा रहा है? इसीलिए ये बिलबिलाहट है। इन सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय हमसे करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी के विधायक, और इस बार तो वो उम्मीदवार भी हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ, जेडीयू के नेता, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। चुनावी विश्लेषक के तौर पर सिफोलॉजिस्ट संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि को डायरेक्टर भी है लोक नीति CSDS के। लेकिन इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं कुछ आंकड़े। इन आंकड़ों के नजरिए से आप देखिए कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत कहां खड़ा है। 2012 हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं। 176 देशों में 94 नंबर पर भारत था। 2013 में भी 94 पर ही रहा। 2014 में 85 पर था, ये 175 में। उसके बाद 21 के बाद लगातार 2021, 2022, 2023 जब 180 देश हो गए, तब 85वीं नंबर पर भारत करप्शन की रैंकिंग में रहा है। इसका स्रोत है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिससे हमने ये नंबर्स लिए हैं। अब हम आपको बताते हैं मूड ऑफ द नेशन सर्वे में हमारे आंकड़े क्या सामने आए थे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में हमने फरवरी 2024 में जब जनता से पूछा मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ, तब 46% ने कहा था हाँ, और नहीं कहने वाले थे 47%। फिर आ जाइए आप अगस्त वाले सर्वे में, जब 53% लोगों ने कहा कि हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है, 41% ने कहा नहीं कम हुआ है। फिर आइए जनवरी 2023 में 52% ने कहा, ये पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, 52% ने कहा था और 41%, और उससे पहले अगस्त 2022 में 50 और 40 था। यानी फरवरी 2024 पहुंचते पहुंचते ऐसे लोगों की संख्या घट गई थी जो ये मान रहे थे कि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में कम हुआ है। अब हम आपको अगला आंकड़ा जल्दी से दिखा देते हैं। एजेंसियों का क्या दुरुपयोग हो रहा है? जो अगस्त 2022 में 38% लोगों ने हां कहा, वही फरवरी 2024 आते आते 46% लोगों ने कहा कि हां एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि नहीं कहने वाले 37% थे 2024 में। अब जल्दी से आ जाते हैं ईडी के छापों पर। 2004 से 2014 112 छापे हुए थे। अब आ जाइए 14, यानी मोदी सरकार आने के बाद 2014 से 2022 कई गुना ये बढ़ गया। 3010 छापे ईडी के। अब आप गुना भाग कर लीजिए और समझ लीजिए कि कितना गुना ये बढ़ा है। अगला सवाल, ये हमने राज्यसभा में सरकार के जवाब से ये आंकड़ा आपके लिए निकाला था। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसे कितना चंदा मिला है, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आते हुए सबसे ज्यादा भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही चर्चा हो रही है। 8,251 बीजेपी को, कांग्रेस को 1,952, टीएमसी को 1,708, बहुत करीब है टीएमसी कांग्रेस, जबकि थोड़ी ही पीछे बीआरएस 1,408, बीजेडी 1,020, आम आदमी पार्टी 69 करोड़ में है, ये करोड़ रुपए। चलिए, इसका स्रोत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अब उनका लेटेस्ट डेटा है वो हमने आपके सामने रखा। पहले का नंबर आपको याद होगा 6,000 के आसपास था, लेकिन जो उन्होंने अपडेटेड नंबर डाला है ईसीआई ने, उसमें ये नंबर्स दिए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो टॉप दान देने वाले लोग हैं, अब उनके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। देखिए, ये हमने बड़े ग्राफिक्स इंटरेस्टिंग अंदाज में बनाया है।
जिसमें बीजेपी को देने वाले कौन कौन से लोग हैं, सबको आप ट्रेस करते जाइए। बीजेपी को देने वाले 584 करोड़ मेगा इंजीनियरिंग, ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्विक सप्लाई चेन, उसका 375 करोड़ है। भारतीय एयरटेल ने 197 करोड़ दिए हैं बीजेपी को। मदन लाल ने दिए 176 करोड़, 145 करोड़ दिए हैं केवेंटर्स फूड पार्क ने। उसके बाद डीएलएफ ने डेवलपमेंट जो है उसने दिए, डेवलपर्स ने 130 करोड़ दिए हैं। और बिरला कार्बन इंडिया ने 105 करोड़ बीजेपी को दिए। अब टीएमसी पर आ जाइए, टीएमसी पर आइए, फिर हम आपको कांग्रेस भी दिखाएंगे। 1198 करोड़, जिसमें आप देख रहे हैं धारीवाल इंफ्रा, उसका जो अकाउंट है ये उतने में ही अभी दिया हुआ है। धारीवाल इंफ्रा ने 90 करोड़ दिए, चैनल ग्रीनवुड में 40। कांग्रेस का ये 615 करोड़ का जो हिसाब किताब मिला है, उसमें अभी तक यशोदा हॉस्पिटल 64 करोड़, एसईपीसी पावर 30 करोड़, और नीचे में ये आप देख रहे हैं वेदांता ने 355 करोड़ दिए हैं बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ। फिर हल्दिया एनर्जी ने 362 करोड़ दिए हैं बीजेपी और टीएमसी को। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, ये जो पूरा ग्राफिक्स है आपको एक्सप्लेन कर देगा। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, उसने 692 करोड़ दिए हैं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी को। देखिए ये जो लॉटरी चलाने वाली कंपनियां है ना, फ्यूचर गेमिंग ऐप में आपने सुना होगा अभी तक नाम, जिसे लॉटरी किंग कहा जा रहा है सैंटियागो का, ये सब दरअसल बहुत कमाई करते हैं राज्य के स्तर पर। इसी क्षेत्रीय दलों को भी बहुत पैसा जाता है। और एमकेजे इंटर भी आप देख रहे हैं 138 करोड़, इसने 2 को टीएमसी और कांग्रेस को दिया है। अब ईडी की कार्रवाई जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष बार बार कहता है विपक्षी नेताओं पे आप करते हैं, बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते हैं, हमारे नेताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद सब दूध के धुले हो जाते हैं। तो हमने उसका भी नंबर्स निकाला, बहुत कम, 6 बीजेपी प्लस बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं पर 6 ईडी की कार्रवाई हुई है। 2014 से 23 की बात हो रही है। कांग्रेस की 24, टीएमसी की 19, एनसीपी की 18, डीएमके की 6, बीजेडी के 6, बीएसपी के 5, एसपी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 4 वर्सेस 2004 से 14 पर चले जाइए, तब भी ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस में बहुत कम 5 पर हुआ था, टीएमसी पर 7 पर हुआ था, बीजेपी के 3 नेताओं पर, बीएसपी के 2, बीजेडी का 1, डीएमके के 4। तो ये आपको पूरी जो आप कह सकते हैं लेखा जोखा है। एक आखिरी ग्राफिक जल्दी से आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए ईडी का जो एक्शन है बीजेपी और सहयोगियों को पर, मोदी सरकार में 6 है बीजेपी और सहयोगियों पर, और यूपीए सरकार में 3। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पर आप देख रहे हैं मोदी सरकार में 24 बार, वहीं यूपीए की सरकार में 5। टीएमसी पर मोदी सरकार में 19 और यूपीए की सरकार में 7 बार, टीएमसी पर तब भी कार्रवाई हुई थी। डीएमके पर मोदी सरकार में 6 बार और यूपीए की भी सरकार में 4 बार ईडी की कार्रवाई हुई थी। बीएसपी पर देखिए कब कब कार्रवाई हुई है, मोदी सरकार में 5 बार, यूपीए सरकार में 2 बार। अब हम आपको केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा किस किस पर चढ़ा है, इन नेताओं का जल्दी जल्दी ब्यौरा देते रहेंगे। ये ग्राफिक्स आप लगातार देखते रहेंगे। जल्दी से आपको अपनी छोटी सी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष एक बार फिर ईडी की शक्तियों के राजनीतिक दुरुपयोग की बात उठा रहा है। हालांकि जब से कानून में सुधार करके ईडी को अधिक शक्तियां दी गई हैं, संसद में भी विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरता रहा है। आपके मन के मुताबिक वहाँ सरकार नहीं होती है तो लगाओ ईडी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद ईडी के जरिए नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में 4 गुना वृद्धि हुई। 2014 से 2022 के बीच 121 प्रमुख और बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में आए। इनमें से 115 विपक्षी नेता थे, जबकि यूपीए शासन में 2004 से 2014 तक कुल 26 नेताओं की जांच की गई, जिनमें विपक्षी नेता 14 थे। कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हमने किया था तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही, हम पर सवाल खड़े करे थे। अब हो रही है तो हाय तौबा कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और आरोपियों पर कार्रवाई न करने के आक्रामक प्रचार के दम पर ही सत्ता में आई थी। ईडी ने 2022 में सत्येंद्र जैन के बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया, अक्टूबर 2023 में संजय सिंह, 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मार्च 2024 में ही तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया। वैसे पिछले कुछ समय में ईडी का शिकंजा जिन पर कसा है, उन लोगों की लिस्ट पर नजर डालिए।
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी के नेता नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, बैंक स्कैम में शरद पवार और अजीत पवार, बंगाल कोयला स्कैम में अभिषेक बनर्जी। लिस्ट लंबी है, लेकिन सरकार का जवाब है कि ईडी एक स्वायत्त संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए गिनती बताइए, कितने मुख्यमंत्री जेल के अंदर? आप लोगों के राज में ये आरोप लग रहा है शुक्ला जी कि आप लोग बड़े प्रेम से एक एक करके जो बड़े विपक्षी नेता हैं, जिनको आप वाकई देखते हैं कि आपके लिए वो चैलेंज हो सकते हैं, चुनौती हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि अगर आप किसी से डरते हैं तो सिर्फ केजरीवाल से, इसीलिए आपने इन सबको सलाखों के पीछे कर दिया। और ये नंबर्स कह रहे हैं कि आपके राज्य में सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है, जबकि महज 6 बीजेपी या बीजेपी प्लस पर। जी देखिए, आप ही का आंकड़ा बता रहा है कि 2004 से 2014 में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के 3 और कांग्रेस के 5 नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हुई। इसका साफ संकेत है कि जिसमें ज्यादा भ्रष्टाचारी होंगे उसके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होगी। तब भी जो है डीएमके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब भी बसपा के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब भी टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि टीएमसी भी जो है वो सपोर्ट में थी यूपीए के। आपको तब भी पता है डीएमके जो है इनका अलायंस पार्टनर था, तब भी बसपा ने बाहर से सपोर्ट किया हुआ था। तब क्यों कार्रवाई हुई? अगर प्रतिशोध के ही आधार पर कार्रवाई होती है तो अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो? श्रीमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर प्रमाण साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, हाईकोर्ट के समक्ष जब जो है मामला रखा गया, जब इंटरिम रिलीफ मांगने गए थे श्रीमान अरविंद केजरीवाल, तो जज ने कहा हाँ प्रमाण तो दिखाई दे रहा है। श्रीमान मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि आप 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल दिखाई दे रहे हैं। अब ऊपर से आप ईडी के अधिकारियों की जो है स्वयं जो है जासूसी करवा रहे हैं। ये आपका मैंडेट है क्या कि आप केंद्र के अधिकारियों की जो आपकी जांच कर रहे हो उनकी जासूसी कराने का मैंडेट जनता ने दिया हुआ है क्या? ठीक है। तो जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, जो आपका जो किया है आपने, तो भरेगा कौन? अच्छा, एक सवाल है आपसे, इसका जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत कम भ्रष्टाचार है, इसीलिए आपके खिलाफ कम कार्रवाई हुई, यूपीए के भी सरकार में। इतना अभाव आप लोगों को लगने लगा कि आपने कांग्रेस पार्टी के इतने सारे आरोपियों को अपने अंदर भर लिया, यही समझे? वरना उधर से जो आरोपी हैं उनको सबको गले क्यों लगा रहे हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। धन्यवाद, जवाब भी अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मुझे कृपा करके बताइए, अशोक चौहान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन न देने का काम कांग्रेस ने किया और फिर उनको मंत्री बनाया, तो अब इन्होंने ड्राई क्लीन करके साफ कर दिया, तो हमारे यहाँ आते गंदे कैसे हो गए? अजीत पवार के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का उद्धव ठाकरे ने किया, आपकी सरकार ने किया, उसमें कांग्रेस और एनसीपी सरकार में शामिल थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो गंदे हो गए वो। आप इसी तरह से बताऊं सर, इसका अच्छा जवाब क्या होता है? एक भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम जी बस एक बार इजाजत दीजिए, आपको एक लाइन में अच्छा हाँ। जवाब बता देती हूँ। हाँ, अच्छा जवाब इसका ये होता कि भी साम दाम दंड भेद, हमें चुनाव जीतना है, विपक्षियों को कमजोर करना है, जो इधर आता है हम सबको गले लगा देते हैं, भ्रष्टाचार भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। और जिस पर ईडी की कार्रवाई नहीं होगी वो तो वैसे ही भ्रष्ट नहीं रहता। भ्रष्टाचार करने नहीं देते। किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई मुझे बताइए? आप मुझे बताइए, 2G के मामले में कांग्रेस ने स्वयं कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाया। कोल मामले में हमने कार्रवाई करवाई, सुप्रीम कोर्ट गए। यहां तक कि पहला सीमेंट घोटाला के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोर्ट गए। इनके लिए कोर्ट के दरवाजे बंद है क्या? हमारे खिलाफ सबूत है तो क्यों कोर्ट नहीं चले जाते? क्यों आदेश लेकर नहीं आते? क्यों कार्रवाई नहीं करा देते? क्योंकि कोई सबूत है नहीं, कोई भ्रष्टाचार है नहीं, सिर्फ जो है इनके खोखले आरोप है। और हमने जो कार्रवाइयां कराई, अब श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई, भाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। नेशनल हेराल्ड के मामले में गबन जो है सिद्ध किया, कोर्ट ने माना, प्राइमा फेसी एविडेंस है। स्वयं कांग्रेस ने मुकदमा लिया था क्या? चलिए अब अगले अभय दुबे जी पर आते हैं, जल्दी से अभय दुबे जी को दिखाइए। अभय दुबे जी, आपकी सरकार में भी तो इसी तरह की कार्रवाई हुई है?
कांग्रेस पर भी कार्रवाई हुई है, तमाम पार्टियों पर हुई है, बीजेपी पर भी हुई है। आपने 7 बार, अगर बीजेपी सरकार ने 19 बार, तो आपने 7 बार कार्रवाई की थी टीएमसी के खिलाफ। ईडी ने, ईडी का एक्शन डीएमके के खिलाफ इनके राज में 6 बार हुआ है, तो आपके राज में 4 बार हुआ था। आगे पीछे ही चल रहे हैं सब। अंजना जी, आपने अभी आप ही के आंकड़े को मान लूं तो आपने बताया 3010 केसेस ईडी ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में। ईडी ने 2023-24 का अपना सालाना रिपोर्ट में बताया है, देश के लोग चौंकिएगा मत ये सुनकर, कि 3010 में से मात्र 24 लोगों को सजा मिली है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रहा है सुन लीजिए। ये कह रहा है कि जिस वित्तीय घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी करती है वहां देर शुरू हो जाती है। तल्ख टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। एक खबर आई कि अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, 22 सीटें सिर्फ है, कैसे लड़ेंगे चुनाव। दूसरे दिन खबर आती है ओडिशा बीजेपी के विधायकों के यहां ईडी के छापे, लगातार छापों की कार्रवाई। तीसरे दिन खबर आती कि बीजेडी ने समर्थन की घोषणा की, अश्विनी वैष्णव को बीजेडी का समर्थन भारतीय जनता पार्टियों को देंगे। सर्वोच्च अदालत की सुर्खियां बनती है कि आरोपियों को जानबूझकर जेल में रखने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीटें आप फाइल कर रहे हो। ये हेमंत सोरेन के केस में जी कुछ पुरानी फाइलें निकाली है कि आपको एसपी बीएसपी का साथ कैसे मिलता था। सुनिए, कुछ पुरानी फाइलें निकाली है कि एसपी बीएसपी का समर्थन आपको कैसे मिलता था। अरे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना सर। फाइलों की तलाशी, अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। तलाशी लीजिएगा। ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? देखिए क्यों पर्दा डाल रहे हैं। 6 नंबर सुनिए ना, सुनिए नंबर क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। बहुत बड़े नंबरों का खुलासा करता हूं। 38 ग्रुप के 179 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3,80,000 करोड़ रुपए, जो पोस्टपेड सिम होती है, नाम सुना है, 3,80,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए। और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने चंदा दिया है 2004 करोड़ रुपए का। 1,32,000 करोड़ रुपए के मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट दिए हैं, वो होता है प्रीपेड सिम, मतलब 62,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और उनको धंधा दिया गया। 41 बड़े कारपोरेट ग्रुप्स पर 56 छापे पड़े हैं और उनसे चंदा लिया गया है। 16 शेल कंपनियां पकड़ में आई है जिनसे 419 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये जो कह रहे थे ना जून तक का समय चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने 15 सेकंड में उन अकाउंट्स को मैच कर दिया। 15 सेकंड में 5 लाइन के कोड हमारे 2 युवा लोगों ने बनाए हैं पाइथन के, और 10 सेकंड 15 सेकंड में मैच कर दिया जिनसे समय चाह रहे थे। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के काले कारनामे पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र कर रही है। अरविंद केजरीवाल से ये चाहते थे कि इंडिया के गठबंधन दल में नहीं आए। हेमंत सोरेन से चाहते थे कि वो दल में नहीं आए। इन्होंने आखिरी तक बीआरएस से बातचीत की, वहां बात नहीं बनी तो कविता को जेल में डाल दिया। अभी आखिरी बात कहता हूं, हेमंतो बिस्वा शर्मा 2015 से ये बुकलेट निकाल रहे हैं, उस मुकदमे का क्या हुआ ये बताइए। शुभेंदु अधिकारी के मुकदमे का क्या हुआ। हसन मुंशरिफ जिसके बेटों में 40,000 किसानों के खातों से पैसे ट्रांसफर किए, ईडी ने एक के बाद एक मुझे पता था कि भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो मंत्री बना बैठा हुआ। नहीं, मैं 25 के मुकदमे ऐसे सुना दूंगा आपके केस में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। आखिरी बात मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना अभय जी। अजीत, आप एक सेकंड में दूंगा, आखिरी बात कहने दीजिए। सुनिए ना, आप पिछली बार जब डिबेट में आए थे तब का भी मैं रिकॉर्डिंग उठा के चला दूं तो आपने एग्जैक्टली यही बोला था। एक बात तो महत्वपूर्ण बात है, कोशिश तो कीजिए। क्या यूपीए के वक्त में, एक बार वो ग्राफिक्स फुल फ्रेम दिखाई, एनडीए वर्सेस यूपीए के टाइम में रेट्स, क्या उस वक्त ईडी जब इन्हीं राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई करती थी तो वो दुरुपयोग नहीं था और इस वक्त सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है? इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में एक बार नंबर्स के नजरिए से भी तो बात कीजिए ना सर। ये तो रोज हम लोग करते हैं, ये पीएससी है, थोड़ा नंबर्स के एंगल से भी बातचीत हो जाए ना। ये नहीं जो रेट का नंबर है पार्टी वाइज। मैं नंबर के एंगल से बता रहा हूं जी। आप बताइए नंबर के एंगल से शिवसेना कैसे तोड़ी इन्होंने? ईडी के माध्यम से तोड़ी। भावना गवली, यामिनी जाधव, इनका प्रदीप सरनाइक, कौन लोग हैं ये, कैसे गए वहां पर? अजीत पवार का, आखिरी बात, अजीत पवार का चार्जशीट से नाम ड्रॉप कर दिया है, ये देश के लोगों को जानना चाहिए।
अजीत पवार पर जुलाई 21 में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि 826 करोड़ का स्कैम है। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की 65 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये गले मिले, देश के लोगों जान लो, और चार्जशीट से दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम ड्रॉप कर दिया। ये इनका मुखौटा है, इसको जानने की कोशिश करो। जो शरण में चले जाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन जो साथ नहीं आएगा उसकी पार्टी तोड़ दी जाएगी, उसके नेताओं को जेल भेज। ठीक है, अजीत पवार पर डायरेक्ट सवाल मैं उनसे पूछूंगी, तब तक कुलदीप कुमार को अब दिखाइए। कुलदीप कुमार जी, अरविंद केजरीवाल कहते थे एक बार मंच पर, वो आज भी हमारे पास बाइट है जो हम बार बार चला रहे हैं, कि मनीष सिसोदिया अगर पैसे लेगा तो ये भी जेल जाएगा, और मनीष अगर अरविंद केजरीवाल पैसे लेगा तो वो भी जेल जाएगा। सवाल यह है कि न्याय व्यवस्था में तो विश्वास करना ही पड़ेगा हर भारतीय नागरिक को। ऐसे में जब इतना संगीन आरोप लगा है तो ऐसे में कह देना कि नहीं सिर्फ सरकार टारगेट करिए, ये विक्टिम कार्ड कैसे चलेगा? ये तो गलत है ना। फैसला तो न्यायाधीश को ही करना पड़ेगा, कोई पार्टी का मुखिया नहीं कर सकता। अंजना जी आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने सही कहा कि अगर मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचार करेंगे तो उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, वो करेंगे उनको भी जाना पड़ेगा। और उन्होंने साबित भी करा कि किस प्रकार से जब एक पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर पैसे लेते हुए पकड़े गए, कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी के पास आई, उन्होंने तुरंत प्रभाव में उसको हटा के और वहां की जो वो थी उसको देने का काम किया, एसीबी को देने का काम किया। दिल्ली के अंदर एक मिनिस्टर थे फूड एंड सप्लाई के, उनको हटा के उनकी जांच कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने करने का काम किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार ना बर्दाश्त करते हैं और ना भ्रष्टाचार करने देते हैं, पहली बात है। लेकिन आज हो क्या रहा है इस देश के अंदर, अंजना जी ये समझना पड़ेगा सबको। आप सोचिए कि एक शराब घोटाला, जिसकी तथाकथित शराब घोटाला है, जिसकी कहानियां भारतीय जनता पार्टी सुना रही है, और इसलिए उसको रचा गया कि 1.5 साल से उस घोटाले के अंदर 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई जेवरात नहीं मिले, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे ना, मैं उसी कोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूं। 1 रुपए का मनी ट्रेल आज तक ईडी कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाई, कोई रिकवरी नहीं कर पाई, और उसके बाद फिर भी मनीष सिसोदिया जी आज 1 साल से ऊपर जेल के अंदर है। उसके बाद दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश के नेता अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के, आप लोग बार बार हमेशा से क्यों कहते हैं पैसा नहीं मिला, जेवरात नहीं मिला? मतलब हाँ नहीं मिला अंजना जी। यहां तो लोगों की गड्डियां निकलती हैं, और यहां शराब घोटाले में ईडी लग गई, सीबीआई लग गई, आईटी लग गई, पुलिस लग गई, रॉ लग गई, सब कुछ लग गई, सारी एजेंसी लग गई देश की। 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। और लेकिन आप मैं बता दो मनी ट्रेल मिल गया, कह रहे हैं 2 अंजना जी मनी ट्रेल मिल गया, मैं बता दो कैसे मिला मनी ट्रेल। कुलदीप जी 2 कैश ट्रांजैक्शन है जो ईडी का दावा है, मनी ट्रेल मिल गया। और गोवा में आपके जो उम्मीदवार थे उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है ईडी को, जो उन्होंने कोर्ट में पेश किया है, कि पैसे हमें कैश में मिले थे चुनाव लड़ने को। देखिए आरोप बड़ा गंभीर है, और इसी के जरिए ये पूरा केस स्ट्रांग हो रहा है ना, जिसकी वजह से बेल नहीं मिल पा रही है। अंजना जी हाँ। अंजना जी अच्छा ये बताइए, आप लोगों को भी ये 69 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, उस पर भी बताइएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को, एक सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड को इतना ही भ्रष्ट तरीका मान रहे थे केजरीवाल जी और आपकी पार्टी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से क्यों पैसा ले रहे थे? क्योंकि वो तो ईमानदारी की एक नई राजनीति शुरू करने आए थे। अंजना जी 10 सेकेंड, अंजना जी जी बोलिए। 10 सेकंड बता देता हूं। आप 69 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं 59 करोड़ की बात बताता हूं आपको। देखिए जिस गवाह के, सरकारी गवाह के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है, वो है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी जो है 9 नवंबर 2022 को ईडी ने उन्हें बुलाया, और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ ये कह दिया कि जो अरविंद केजरीवाल जी ना वो उनसे कभी मिले, ना उन्हें आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति को या आम आदमी पार्टी को कोई पैसा देने का काम किया। अगले दिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और उनके गिरफ्तार होने के बाद वो जेल चले जाते हैं, और उसके बाद उनका बयान पलट जाता है अंजना जी। और जब बयान पलट जाता है, जैसे ही उन्होंने कुलदीप जी, उसके बाद बयान पलटने के बाद इन्वेस्टिगेशन को अल्टीमेटली एजेंसी को ही करना है, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है 10 सेकंड नहीं ये तो हम लोग जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जो भी आपका प्रवक्ता है वो यही पढ़ के उसके बाद ये जो सरकारी गवाह है अंजना जी, ये जो सरकारी गवाह हैं, इन सरकारी गवाह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से 59 करोड़ रुपए का चंदा लेने का काम किया। तो मनी ट्रेल का पैसा तो इनके पास है।
अब देना अब ईडी और सीबीआई जाके गिरफ्तार करे जेपी नड्डा जी को कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट को सीज करने का काम करे। 59 करोड़ रुपए एक ऐसे व्यक्ति को डरा के धमका के उससे वसूलने का काम किया। केजरीवाल जी के खिलाफ उसको सरकारी गवाह बनाने का काम किया और उसके बाद 59 करोड़ रुपए चंदा लेने का काम किया। तो मनी ट्रेल तो मिल चुका है इस देश को। अब तो कार्रवाई देखते हैं कैसे होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आप सोचिए कि किसी को उस व्यक्ति से जो खुद उसके अंदर में एक्यूज था उससे डरा धमका के 59 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और ये कहते हैं ना खाएंगे और ना। मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौट रही हूं। कोई भी अपनी पार्टी का हिसाब देने को या सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। एक बार सत्यप्रकाश जी से, फिर आप दोनों से जल्दी से राय लेंगे। सत्यप्रकाश जी अब तलवार की धार पर पैर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं अरविंद केजरीवाल से कुछ ही दिन पहले इंडिया गठबंधन बनाने के लिए जो बहुत मेहनत की थी नीतीश बाबू ने, तो केजरीवाल जी से ही दिल्ली में आके मिले थे। लेकिन अब क्या आपको बीजेपी के साथ आ जाने के बाद आपको भी लग रहा है कि उनका जेल के पीछे जाना या फिर ईडी की कार्रवाई के जो हम नंबर्स दिखा रहे हैं 14 से लेकर 24 तक कई गुना बढ़ा है, 3010 हो गया है, ये सब सही लग रहा है? दुरुपयोग नहीं हो रहा है एजेंसी का? आप एक चीज भूल गई, उस समय के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ये शराब घोटाला सामने आया तो कहा इस पर न्यायालय को तय करना है कि ये घोटाला है कि नहीं। सीबीआई ने जांच शुरुआत की थी। आज भी हम भ्रष्टाचार पे दोहरे मानदंड के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। न्यायालय को जो उचित लगे, जांच एजेंसी को जो उचित लगे, जिसके खिलाफ सबूत हो उस पर कार्रवाई हो। इस मामले में तो स्वयं केजरीवाल की कैबिनेट मीटिंग ने माना कि 38% का नुकसान सरकारी खजाने को उनकी नई नीति से पहुंचा है जुलाई 2022 में, और वो आनन फानन में उस पॉलिसी को तब वापस ले जाते हैं जब एलजी के रिकमेंडेशन पर सीबीआई जांच शुरू होती है। तो चोर खुद कैसे कहेगा कभी कि मैंने चोरी की है? और आजकल एक नई चोरी का फैशन है कि आपके पास पैसा नहीं पकड़ा रहा, चोर ने पैसा हजम कर लिया, पैसा खर्च हो गया, तो क्या मान ले कि वो चोर नहीं है? सबूत अगर आपके खिलाफ कोई सरकारी गवाह आसमान से नहीं टपक रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, अगर कोई सरकारी गवाह बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को स्वीकार करता है कि मामला बेहद गंभीर है, टेंटेटिव 338 करोड़ का मसला बताया गया, तो मैं मानता हूं आप बीच में ना बोले, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, चंदा लो, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। प्लीज कुलदीप जी, आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ऑडियो डाउन कर रही हूँ, क्योंकि प्लीज सर शाउटिंग मैच नहीं, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपने इनकी उस बात पर तो रिएक्ट ही नहीं किया कि 2022 में आप ही के कैबिनेट ने कहा कि 38% का हमें नुकसान हो गया इस लेकर पॉलिसी से, उस पर तो आपने मुंह नहीं खोला। उसके बाद से आपने सीबीआई के जांच के डर से फिर रेड वापस। मैं जवाब दूंगी, जवाब दूंगी। अरे आप बोल लीजिएगा, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। 338 करोड़ को अगर सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत कोई बात कहती है तो वो बहुत गंभीर मसला है, और ऐसे गंभीर मसले पर इतनी छोटी सी बात आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात तो तय, आज तक किसी चोर ने या किसी घोटालेबाज ने कहा नहीं है कि उसने घोटाला किया है। भारत में करप्शन को लेकर के किसी भी सरकार का कोई भी फैसला कभी भी विपक्षी दलों को पसंद नहीं आएगा, जो उस करप्शन के तंत्र में कहीं ना कहीं अंदर जाएगा। ये बात भी सर्वविदित तथ्य है। यहां तक कि 98 में जब सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, सीबीआई की जांच हुई जयललिता के खिलाफ। जयललिता ने तांसी लैंड स्कैम में अटल बिहारी की सरकार को गिराना उचित समझा उस समय, लेकिन अटल बिहारी उस समय झुके नहीं, सीबीआई की जांच जारी रही। आपको भी पता है जयललिता को प्रोसिक्यूशन हुआ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में। तो कोई भी सरकार यदि करप्शन के खिलाफ मुस्तैद खड़ी नहीं दिखे तो क्या वो केजरीवाल के एक अपने खाता बही पे मान ले कि जो केजरीवाल करे वही सही है? तो मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति का जन्म लोकपाल आंदोलन से शुरू हुआ, 5 अप्रैल 2011 पर जो व्यक्ति जंतर मंतर की सड़कों पर लेटा था, आज तिहाड़ जेल में लेटा है। लोकतंत्र के लिए यह काला दिन है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाएंगे, और आज सारे साक्ष्य सामने आपके खिलाफ आ रहे, और आप कहेंगे कि हम अदालत सब आपके खिलाफ है। ठीक है, एक छोटा सा एक राहत नहीं अदालत का आपके पास, क्योंकि आप पर सीधा हमला है। बात रखने का मौका बोलिए। अरे आप चिल्ला के बोलिए, पूरा भाषण मिले, मौका मिलेगा आपको। तेज बोलने से जो साबित नहीं हो जाएगा झूठ, याद रखिएगा। बोलिए 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 कुलदीप जी। अंजना जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये जो भ्रष्टाचार में ज्ञान बांट रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है।
पूर्ण रूप से। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हो, जिस व्यक्ति को अजीत पवार को प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 2 दिन बाद अपनी सरकार बनाने के लिए उसको क्यों शामिल कराया? इनसे पूछिए कैसे छगन भुजबल जो थे, उनकी ईडी ने जो थी उनकी कंप्लेंट खो दी, कैसे खो गई वो कंप्लेंट बताइए? क्या ईडी जैसी संस्था बड़ा काम जेडीयू वाले नहीं कर रहे हैं, ये जेडीयू की तरफ से है ना सत्य जी। ठीक है, एक बार दोनों एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं, 3 नंबर्स लगातार दिखाइए। एक तो जो ईडी की कार्रवाई यूपीए के वक्त में था, यूपीए के वक्त में था, आप लोग भी ये सब अब सोच के बोलिए, किसी को पलटने पर टोकिए तो जरा आईना सामने रखिएगा। आप लोगों ने कांग्रेस पर क्या क्या बोला है वो भी एक कहानी है और आज की भी एक कहानी है, किसने कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा आएगा। बहरहाल ये नंबर्स, इसी के साथ जो यूपीए के वक्त पर ईडी की कार्रवाई और फिर 3010 हो जाना एनडीए में, ये नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं? शशि शेखर जी, संजय जी। शशि, देखिए 2-3 बातें बहुत साफ है। आदर्श तौर पर देखिए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप दूसरे भी लगते हैं कि भाई भाजपा एक ड्राई क्लीनिंग मशीन हो गई है। सेम अगर हम देखें, जो लोग विपक्ष के आरोप लगाते हैं वो भी कौन सा जीवन जीते हैं। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के क्रूसेडर के तौर पर सामने आए और जब उन्हें पहली सरकार बनानी थी और बहुमत से वो दूर रह गए तो उन्होंने उसी कांग्रेस का सहारा ले लिया जिसको 7 दिन पहले तक पानी पी के कोस रहे थे। आज भी वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं जो ये जो चिल्ला चिल्ली होती रहती है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि हमारे देश में हम तथ्य संबद्ध बातें क्यों नहीं करते, हम तथ्य पर ही क्यों न रह के बात करें, क्योंकि हर एक ने अपना अपना हकीकत का एक चश्मा बना लिया है और वो सत्य को उस तरीके से घुमाना चाहता है। अब ईडी की कार्रवाई के 2 बहुत साफ पहलू हैं। पहली बात ये कि यदि कोई जेल जाता है और अदालतें उसको फैसला देती हैं कि भाई आप इनकी जमानत नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अदालत का भी तो फैसला है ना कि 1.5 साल क्यों लोग जेल में हैं, 1.25 साल लोग क्यों जेल में हैं। तो ये कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके लिए अदालतों ने कहा कि गलत आपने मुकदमा दर्ज कर लिया। संजय राउत के मामले में ऐसा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अदालतें नहीं हैं। दूसरी बात, आज जो भ्रष्टाचार का रोना चुनावी बॉन्ड में रो रहे हैं, मैं उनकी बात को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं सुन रही, अगर जांच एजेंसियां नहीं सुन रही, तो जैसा 2G के मामले में हुआ था, जैसा अन्य घोटालों के मामले में हुआ था, आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए और अदालतों से फैसला लेकर आइए। दिक्कत यह है कि विपक्ष जो है बोलता है, मैं विपक्ष की इज्जत करता हूं, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव विपक्ष नहीं कर पाया है जो आम आदमी के गले उतर सके। यह हार्ड फैक्ट है, चुनाव दर चुनाव ये बात साबित होती है। दूसरी बात, जब वो नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, चाहे राफेल की बात हो, चाहे चौकीदार चोर हो, चाहे कुछ और हो, आखिर कहीं ना कहीं आप उसे साबित तो करेंगे जनता की नजर में। बोफोर्स में कोई फैसला अंजना आज तक नहीं आया, लेकिन राजीव गांधी को जिस तरह घेरा राजनीतिक तौर पर लोगों ने, वो भले ही गलत रहा, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो सफल रहे थे। उसके बाद राजीव जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। तो आप अपना घेराव कर नहीं पा रहे हैं और कहीं आप ऐसी तर्कसंबद्ध बात नहीं कर रहे जो जनता के मन में जाए, तो आप जो भी बोलते रहिए टेलीविजन पर, नीचे तक क्या जाएगा। पहला सवाल मेरा अकेला ये है, आखिरी बात बोल रहा हूं, कि कल आप चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचे सारे के सारे लोग कि भाई चुनाव के वक्त में गिरफ्तारी हो रही है, गलत है। अब वो गलत है या सही है उसमें मैं नहीं पढ़ रहा। अरे भाई, आप सारे लोग क्यों नहीं मिलके एक बार चुनाव लड़के दिखाते हैं? एक बार क्यों नहीं, अगर ये सरकार अत्याचारी है तो उसके खिलाफ मिलके क्यों नहीं लड़ते हैं? तब आप अलग अलग लड़ेंगे, हर प्रदेश में आपकी नीति बदल जाएगी, दोस्त और दुश्मन आप समझ के चुनेंगे। तो मेरे भाई, कहीं तो कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आप पर विश्वास करें। और 65% लोग ऐसे हैं जो आप पर विश्वास करना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रहा, पिछले चुनाव के आंकड़े ये कहते हैं। तो डेफिसिट तो आपकी वजह से। बिल्कुल। संजय जी, अभी तो 30 दिन अब बाकी है पहले दौर के मतदान के शुरू होने में, लेकिन लगभग 2 महीने दिल्ली के इम्तिहान, जब वोटिंग होगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो पॉपुलर है, जब विधानसभा चुनाव की बात आती है, लोकसभा आते आते जनता बीजेपी की तरफ चल जाती है। ये ट्रेंड देखा जा रहा है। किस तरह का प्रभाव उनके अरेस्ट का आप देख रहे हैं? ये नंबर से थोड़ा आगे बढ़ के मैं बात कर रही हूं, चुनावों के ट्रेंड से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक की बात कर रही हूं। और दूसरी तरफ जब हम ये नंबर्स देखते हैं, देखिए किस प्लैंक पर बीजेपी आई। जब अन्ना आंदोलन हुआ
और 11-12 के बाद पूरा मूड एक सेट हुआ देश में, एंटी करप्शन, वहां से बढ़ते बढ़ते नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा 24 मतलब ईडी के जो छापे हुए हैं, ये क्या मोदी की इमेज को और स्ट्रांग बनाता है या फिर कमजोर? पहली बात मुझे लगता है कि जो कुछ भी ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप 2014 से आज तक देखें जितने ईडी के छापे पड़े हैं 3000 से ज्यादा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज को स्ट्रांग बनाता है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाता है, क्योंकि एक जनता तक संदेश जा रहा है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये जरूर है जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया कि ये जो एजेंसियां हैं क्या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लोग वो भी समझते हैं, क्योंकि जब आप बाइफरकेट करके देखते हैं कि किन पर ज्यादा छापे पड़े तो ये दिखाई पड़ता है विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा छापे पड़े तो लोग थोड़ी सी संशय रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इमेज बढ़ता हुआ दिखता है सरकार का कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपने जिसका जिक्र किया अंजना जी, वो बहुत साफ दिखाता है। विधानसभा के चुनाव में लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई पड़ते हैं। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और दोनों चीजें चल रही हैं। एक तो ये चर्चा चल रही है कि क्या सिंपैथी फैक्टर होगा, क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सिंपैथी होगी और दिल्ली के जनता का मूड बदलेगा। मुझे नहीं लगता है कि सिंपैथी फैक्टर होगी, और इसकी 2-3 वजह है। एक तो जिसका मैंने जिक्र किया कि लोकसभा में तो हमेशा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं, लेकिन अगर ये घटना अचानक हुई होती, कहने का मतलब अचानक उनकी गिरफ्तारी होती, तब शायद कोई सिंपैथी फैक्टर होता, लेकिन ये इसको बिल्डअप किया गया। 8-9 ईडी के सम्मन आए तो लगभग धीरे धीरे जनता के दिमाग में ये तय होना, लगभग ये बैठना शुरू हो गया था कि भाई अब गिरफ्तारी होगी। तो जब आप एक लंबे समय तक इंतजार करते हैं और लगभग सब मान बैठे थे कि अब गिरफ्तारी होने वाली है, और जनता के मूड में आज जनता के दिमाग में यह बात है कि भाई अगर आपको सम्मन आ रहा था तो जाना चाहिए था, बात करनी थी, पेशी होनी चाहिए थी, आपको बातचीत करना चाहिए। एक आम भाषा में जनता ये कहती है कि अगर थाने से मुझे बुलावा है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत है और अगर मैं थाने ना जाऊं तो क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार करने नहीं आएगी। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी घटनाक्रम आज दिल्ली में चल रहा है, भले ही चुनाव 2 महीने देर है, कितना भी प्रचार आम आदमी पार्टी कर ले, सिंपैथी वेव क्रिएट करने में सफल होती हुई मुझे दिखाई नहीं। कांग्रेस आपका साथ मिलकर लड़ने पर भी कोई आपको असर नहीं दिख रहा है? नहीं, असर अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आप जानते हैं 7 लोकसभा सीट में बीजेपी का वोट प्रतिशत 50% से ऊपर है, तो आप 7 में, तो अगर आप दोनों साथ भी मिलकर लड़ते हैं और मान भी लें कि दोनों का वोट प्रतिशत जुड़ जाएगा, तब भी आप बीजेपी को किसी भी लोकसभा सीट में हरा नहीं सकते। लेकिन यह जरूर है कि एक पॉजिटिव नैरेटिव बना था उस वक्त जब दोनों साथ आए थे, और ऐसा मैं मानता था कि कुछ प्रतिशत बीजेपी के वोटर कांग्रेस की तरफ और आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे, और मुझे लगता है इसका अंदाज बीजेपी को भी था। और हमें पता है कि 7 सिटिंग एमपी में से सिर्फ 1 एमपी को उन्होंने रीनॉमिनेट किया और 6 जगह उम्मीदवार बदल दिए। तो इस बात का एहसास उन्हें भी था कि ये जो अलायंस है कुछ पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट कर सकती है दिल्ली में, लेकिन कुल मिला के लगता है ये इतना बड़ा नैरेटिव नहीं होगा कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव में बिल्कुल हार जाएगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन। शशि जी, आपका एक छोटा सा रिमार्क। मेरा बस एक छोटी सी बात ये कह रही थी, आपके आंकड़े ये कहते हैं कि फरवरी 2024 में 47% लोगों ने माना कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। ये विपक्ष को मौका देता है, ये विपक्ष इस नैरेटिव को क्यों नहीं बढ़ाता आगे? तो ये विपक्ष से सवाल तो यही होना चाहिए। वो नैरेटिव तो बढ़ाते हैं सर, लेकिन काम नहीं आता। राफेल पर हो, चौकीदार चोर है, ये क्या था? उसी का एक्सटेंशन। मेरे आपके बीच में बात करने से नैरेटिव नहीं बढ़ता। गांधी जब नेता बने थे उस समय कोई मीडिया नहीं था, मीडिया को कुछ कह भी ले। मंडेला बहुत साल जेल में थे, एक लाइन खबर नहीं छपती थी उनके बारे में। जब उनको डरबन की सड़कों पे घुमाया सिर्फ ये जानने के लिए पीटर बोथा गवर्नमेंट ने कि मंडेला को कोई पहचानता भी है या नहीं। मंडेला को किसी ने नहीं पहचाना क्योंकि 26 साल से जेल में थे, लेकिन मंडेला का नाम उनके काम से बहुत बड़ा था। इसलिए ये तो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करना पड़ता है ना। जल्दी से आप कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे 2-2 लाइन का ले रहे हैं। अभय दुबे जी, चूंकि आप हाथ उठा रहे हैं तो आप ही से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है, नंबर्स ये इशारा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर लोग ये मानते हैं, क्योंकि शायद डे टू डे फंक्शनिंग में लोगों को ऐसा दिखता है कि उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके लगाए हुए आरोप स्टिक ही नहीं करते। क्या नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी लोकप्रियता ही सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, और वो जो करे वो अंततः सही हो जाता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर?
और जब आप लोग मुद्दे उठाते भी हैं तो वो बेअसर हो जाते हैं। छोटा छोटा जवाब सर। अच्छा होता कि हमारे एक्सपर्ट बताते, जब महिमा मंडन कर रहे थे मोदी जी का कि 3010 मुकदमे हैं, तो ये बताते कि 10 साल में सिर्फ 24 केसेस में कार्रवाई हुई है। कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता कि ईडी सीबीआई जिस केस को हाथ में लेती है उस केस की जांच ढीली कर देती है। अब आज आने इसके बाद बीजेपी के खिलाफ छापे पड़ेंगे। और सुन लीजिए, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के खिलाफ सत्ता का, मैं भी कोशिश करती हूँ कि बीच में ना बोलूं, लेकिन ये आप अगर कोई अपनी बात कहे तुरंत आप लोग हमला करते हैं। कल से नोट बना के भेज दीजिएगा कि शशि शेखर को ये बोलना है, संजय कुमार को ये बोलना है। ये क्या तरीका है? महिमा मंडन कर रहे थे, एक एनालिस्ट के तौर पर लगातार इलेक्शन से आप लोग हार रहे हैं, अपनी हालत देखते नहीं है। अगर कोई एनालिस्ट अपने तरीके से बात को रखता है तो आप लोग कहते हैं महिमा मंडन कर रहे हैं। आपकी लिखी हुई बात थोड़ी करेगा। वो याद दिला रहे हैं कि सीबीआई को आपके वक्त पर पिंजरे का तोता कहा गया था। देखिए सर, हम लोगों ने कम से कम इतने तो हम लोगों की उम्र बीत चुकी है कि हम लोगों ने आपकी भी सरकारें कवर की है, इनकी भी सरकारें कवर की है। कोई 2014 के बाद हम लोगों का जन्म नहीं हुआ है, ना इस प्रोफेशन में आए हैं। इसलिए प्लीज सर अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए, दूसरे पर उंगली उठाना बंद कीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे पता है चुनाव जो जो करीब आएंगे आप लोग यही करेंगे। भाजपा वाला प्लीज तो यही कहेगा 2014 के बाद पत्रकारिता आपने अपने समाचार के हिस्सों में 10% सच्चाई बताना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे ये दल। नेल्सन मंडेला और गांधी के खिलाफ सत्ता का दुष्प्रचार नहीं किया जाता था। साहस जुटाइए बोलने का कि मोदी जी अब आने वाले समय में उड़ीसा में बीजेडी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लिखकर रख लीजिएगा। आज आपके शो में कह रहा हूं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। छोटा जी अंजना जी, देखिए भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि लूट के माल को हम छूट नहीं दे सकते कि आप लूट के घर में भरे। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है तो उनको लूट का माल वापस लौटाना। कुलदीप जी, या तो भ्रष्टाचारी या तो भाजपा में आ जाए, सबका स्वागत भाजपा के अंदर है, और जिसने नहीं किया है उसे जेल जाना पड़ेगा बेचारे को, वो भाजपा में तो आएगा नहीं। तो कांग्रेस एक्सपोज हुई है केजरीवाल को समर्थन दे करके। ये वही कांग्रेस थी जो एलजी के दफ्तर एक दस्तावेज लेकर के गई थी। वही अजय माकन और सुप्रिया श्रीनेत गला फाड़ फाड़ के केजरीवाल को शराब घोटालाबाज बता रही थी, और आज घूंघट ओढ़ कर आए हैं और केजरीवाल के साथ खड़े हैं कि वो ईमानदार आपको नजर आ रहे। अरे सरकार पहले तय कर लीजिए, आपको चोर के साथ खड़ा रहना है कि चोर के खिलाफ खड़ा रहना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पीएससी में अब ये बहस और भी आने वाले वक्त में गर्म होती रहेंगी, क्योंकि आप देखेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसका बहुत कुछ स्टेक पर है। कौन कितनी कुछ हासिल कर पाता है ये भी नंबर्स ही बताएंगे। बहरहाल जब नतीजे आएंगे उस दिन का इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।